Hello everyone, welcome back to Start Smart Learning where success begins. मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो आज की क्लास में बेसिकली हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से रिलेटेड, जो बेसिक कंसेप्ट रिक्वायर्ड है अजम्पशंस के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, एंड जो रूल्स हम बेसिकली फॉलो करते हैं अजम्पशंस के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। सो बेसिकली स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दो डिफरेंट चैप्टर्स है वर्बल रीजनिंग। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको अजम्पशन और कंक्लूजन में बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन को सीधे कंक्लूड ही करोगे। ओके, सो अजम्पशन की अगर हम बात करें, बेसिकली अजम्पशंस क्या होते हैं? अजम्पशन कुछ हाइपोथेसिस होते हैं, कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसके बेस पे स्टेटमेंट फैक्ट्स को डिस्क्राइब करता है। दैट मीन्स अजम्पशन कुछ एक एविडेंस, हाइपोथेसिस या गिवन फैक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे स्टेटमेंट इन एविडेंस, फैक्ट्स और हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब और एक्सपैंड करता है, उसे हम अजम्पशन कहते हैं। जबकि कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन बेसिकली स्टेटमेंट को रीड करके, स्टेटमेंट को एग्जामाइन करके बेसिकली जो हम डिराइव कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है गिवन स्टेटमेंट का, वो आपका कंक्लूजन कहलाता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि अजम्पशन के बेसिस पे स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि कंक्लूजन के केस में स्टेटमेंट के बेसिस पे जो आप इन्फर करोगे नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, दैट इज कंक्लूजन। ओके, नाउ अब अगर हम आगे बढ़े, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का पहला रूल, पहला कंसेप्ट कहता है पे अटेंशन टू द कीवर्ड एंड फ्रेजेस एक्सेट्रा। दैट मीन्स आपके स्टेटमेंट में जो कीवर्ड, जो फ्रेजेस है, उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पर कीवर्ड का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे सम है, ऑल है, ओनली है, इफ है, जनरली है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो आपको यहाँ पर बेसिकली ये ध्यान रखना है कि अगर आपका स्टेटमेंट ऑल इंफॉर्मेशन टू ऑल, मतलब सारे के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स कॉमन टू ऑल है, जनरलाइज्ड है, दैट मीन्स आपका अजम्पशन भी जनरलाइज्ड होना चाहिए, कॉमन टू ऑल होना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट ही स्पेशलाइज्ड है और सम और किसी क्लास और किसी पर्टिकुलर चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका अजम्पशन भी उस पर्टिकुलर क्लास के लिए स्पेसिफिक होगा। उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको अजम्पशन को चूज करना है। दैट मीन्स अगर स्टेटमेंट कॉमन टू ऑल है तो कंक्लूजन, अजम्पशन भी कॉमन टू ऑल होगा। अगर स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए है, किसी सम पीपल्स के लिए है, तो आपका अजम्पशन भी उसी स्पेसिफिक क्लास और सम सेक्टर्स के लिए ही होगा। वहीं अगर फ्रेजेस की बात की जाए, फ्रेजेस मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट इकोनॉमिक टर्म पे बात कर रहा है तो डेफिनेटली अजम्पशन भी इकोनॉमिक टर्म पर ही होना चाहिए, सोशल इश्यूज या अदर सेक्टर पे मूव नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होनी चाहिए। सो ये हो गया पे अटेंशन टू द कीवर्ड एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है एंड कंपैरिजन आर ऑलवेज रॉन्ग। दैट मीन्स अगर किसी भी अजम्पशन में कंपैरिजन हो रहा है किसी दो कंट्री का, किसी दो पर्सन का, किसी दो ऑब्जेक्ट का, तो जब भी कंपैरिजन होगा किसी अजम्पशन में तो डेफिनेटली वो अजम्पशन एक्सप्लिसिट यानी इनकरेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड रूल कहता है ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन इम्प्लीकेशंस एंड अजम्पशन। दैट मीन्स सबसे पहला काम ये है कि आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए इम्प्लीकेशन एंड अजम्पशन में। यहाँ बेसिकली इम्प्लीकेशन का मतलब है कंक्लूजन। ओके, सो कंक्लूजन एंड अजम्पशन में अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो आपके क्वेश्चन में एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को रीड करने के बाद डायरेक्टली हम उसे कंक्लूड करते हैं इन केस ऑफ अजम्पशन, बट ऐसा नहीं है। अजम्पशन
बेसिकली कुछ ट्राइवियल एस्पेक्ट्स, कुछ हिडन फैक्ट्स भी हो सकता है, इसीलिए अजम्पशन का स्कोप हम लिमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि अजम्पशन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ना करें, अजम्पशन स्टेटमेंट के सपोर्ट में हो, स्टेटमेंट को एविडेंस दे, हाइपोथेसिस दे कि ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है। ओके, सो कंक्लूजन और अजम्पशन में आपको बेसिक डिफरेंशिएट करके आना चाहिए। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इम्प्लीकेशन का मतलब है ड्राइविंग सम कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, मतलब आप नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप को ड्रॉ करते हो, दैट इज कंक्लूजन। बट अजम्पशन क्या है, जिसके बेसिस पर स्टेटमेंट में कुछ चीजें अज्यूम्ड की गई है, कुछ सपोज्ड किया गया है और बेसिकली टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। दीज आर बेसिकली क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स है एक अजम्पशन की। ओके, नाउ रूल नंबर 3, do not assume information unless you see it in the statement. That means कभी भी आपको अपना additional information वहां पर अप्लाई नहीं करना है जब तक कि वो चीजें स्टेटमेंट में डिफाइंड ना हो। ओके, तो जब भी आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है अजम्पशन में, बट वो एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो अजम्पशन हमेशा इनकरेक्ट और एक्सप्लिसिट होता है। तो इस चीज को आइए समझते हैं हम एग्जाम्पल से। जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, जॉइन अवर feel good health center and see the effect on your beauty in just 10 days is an advertisement of a health center. ओके, तो किसी हेल्थ सेंटर ने एक ऐड दिया है और उस ऐड में उन्होंने लिखा है कि आप हमारे हेल्थ सेंटर को ज्वाइन करिए, जिससे आप में क्या होगा, फील गुड हेल्थ सेंटर है हमारा, इसको ज्वाइन करने से आपके ब्यूटी में 10 डेज के अंदर इफेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। सो ये एक एडवर्टीजमेंट है फील गुड हेल्थ सेंटर का। इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो एक ऐड दिए हैं कि आप हमारे सेंटर को ज्वाइन करिए। ओके, अब यहाँ पर दो अजम्पशन है। पहला अजम्पशन कह रहा है यंगस्टर वांट टू लुक ब्यूटीफुल, दूसरा अजम्पशन है पीपल लाइक टू बी कंसीडर्ड ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर यंगस्टर मेंशन है क्या कहीं भी ऐड में कि ये ऐड बेसिकली यंगस्टर के लिए है या फिर ये इस एज लिमिट के पर्सन्स के लिए, ऐसा कुछ भी स्पेशलाइज नहीं है, ऐड कॉमन टू ऑल है। सो यहाँ पर यंगस्टर इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से आपका assumption 1 इनकरेक्ट होगा। वही अगर हम assumption 2 की बात करें, people like to be considered beautiful, ये जनरलाइज स्टेटमेंट है जो कि सपोर्ट कर रहा है टोटली आपके ऐड को जो कि गिवन है। ओके, सो आपका फर्स्ट assumption यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ यंगस्टर, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, सेकेंड यहाँ पर करेक्ट assumption है। सो ये था डोंट assume information unless you see it in the statement। फोर्थ रूल है, इफ एनी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इज गिवन बाय अ पर्सन on the higher post to his or her subordinates or sub-worker or to the people working under, then it is generally assumed that the people subordinate will obey the instruction, direction, order given by the higher authority. Hence, any assumption against this will not be implicit. That means, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी कॉलेज में हैं, किसी स्कूल में हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी कंट्री में हैं, एंड आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, आपके स्कूल की प्रिंसिपल, आपके कॉलेज के डीन जब आपको कोई ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर आप उस ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, रूल्स, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो वो अजम्पशन डेफिनेटली 100% इम्प्लिसिट होगा। अगर आप चीज़ों को वायलेट कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो assumption definitely explicit assumption होगा। तो चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है स्टेटमेंट, कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन वाटर मैनेजमेंट बाय टुमारो, सीनियर ऑफिसर टू हिज सबॉर्डिनेट। तो सीनियर ऑफिसर ने सबॉर्डिनेट को एक प्रोजेक्ट दिया है वाटर मैनेजमेंट पे जो उसे कल तक कंप्लीट करना है। अब assumptions क्या है, the subordinate will comply with the order of his senior. Second, the subordinate will not complete the project by tomorrow. तो ये तो बहुत क्लियर है कि subordinate will comply with the order of his senior is definitely correct assumption है on the basis of the given
रूल। सेकेंड वन, वायलेशन हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इसीलिए ये फॉल्स होगा। ओके, फिफ्थ रूल, any policy is made by government or the person on the higher post, assume that the policy will be beneficial for the people. That means अगर ऐसी कोई भी पॉलिसी, स्ट्रेटेजी या कुछ भी ऐसा डिसीजंस जो कि हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है, तो अजम्पशन में आपको बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करके चलना है कि ये सबके बेनिफिट के लिए है, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं और सभी इससे सेटिस्फाइड है, तो वो अजम्पशन डेफिनेटली इम्प्लिसिट होगा। अदरवाइज अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई अनफॉलो करता है, तो ऐसे अजम्पशंस डेफिनेटली एक्सप्लिसिट अजम्पशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट इज government has announced a special policy on eradication of pneumonia from India. So government ने एक special policy launch की है, किस लिए? निमोनिया को eradicate और completely eliminate करने के लिए कंट्री से। So गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है, ये डिसीजन लिया है, दैट मीन्स अगर ये बेनिफिटेड है पीपल ऑफ इंडिया को तो डेफिनेटली करेक्ट, नहीं है, डिले हो रहा है, कोई रीजन दिया जा रहा है कि ये इशू है, तो फिर ये डेफिनेटली आपका एक्सप्लिसिट अजम्पशंस होगा। सो अजम्पशन है the policy will lower down the cases of pneumonia. Yes, because गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली केसेस लो डाउन करने के लिए या eradicate करने के लिए ही लिया है। सेकेंड assumption given है, the policy will not be implemented recently. तो पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ओके, सो ये क्या कर रहा है? डिले हो रहा है, जिसकी वजह से ये assumption डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। So आपका करेक्ट आंसर हो गया, पॉलिसी विल लो डाउन द केसेस ऑफ निमोनिया। ओके, रूल नंबर 6, instruction to do anything is given, assume that the person who is directed or instructed knows how to do it. दैट मीन्स यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया है या ऑर्डर दिया है या कुछ डायरेक्ट किया है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करना है कि जो पर्सन है जिसको आपने इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दिया है, वो पर्सन केपेबल है उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में या फॉलो करने में। लेट्स सपोज अगर आप अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जाइए जाकर वेजिटेबल्स ले आइए, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करना है कि उन्हें ये पता है कि मार्केट कहाँ पर है एंड क्या वेजिटेबल्स लाने हैं, ये भी चीजें उन्हें क्लियर है। तो यही यहाँ पर दिया है, इंस्ट्रक्शन टू डू एनीथिंग इज गिवन, अज्यूम दैट द पर्सन हु इज डायरेक्टेड और इंस्ट्रक्टेड नोज हाउ टू डू इट। कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये वो पर्सन को डेफिनेटली क्लियर है, ये आपको अज्यूम करके चलना है। सो एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट, the CEO instructed his secretary to complete the data by tomorrow. Assumption, the secretary cannot do the work, and the second one, the secretary will give the complete work. That means first contradict कर रहा है situation को, statement को, so ये तो definitely incorrect है। सेकेंड, सेक्रेटरी ने कंप्लीट किया, दैट मीन्स उसे पता था कैसे करना है और कब तक करना है, सो सेकेंड assumption इज डेफिनेटली implicit. Rule number 7, if the assumption is followed by only, all, if, generally, etc., then that assumption is false one. That means ऐसे assumptions जो start हो रहे हैं कीवर्ड only, all, if, generally, बेसिकली ऐसे assumptions फॉल्स या एक्सप्लिसिट होते हैं, लेकिन इन पर भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस आप ये कह सकते हो कि ओनली और जनरली की केस में अगर मैं कहूँ तो कुछ एक्सेप्शन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास स्टेटमेंट है कि फ्लड को कंट्रोल करना है, कहीं फ्लड आ रहा है ना, डैम का पानी खुलने पे फ्लड आ रहा है, तो assumption वन लेट्स सपोज हम ले ले, द ओनली वे टू कंट्रोल द फ्लड इज टू ओपन द गेट ऑफ द डैम। सेकेंड, आप ये कह सकते हो कि द ओनली वे टू कंट्रोल द फ्लड इज टू चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या ये ओनली वेज है फ्लड को कंट्रोल करने का?
कि डैम के गेट खोल दिया जाए या रिवर का कोर्स चेंज कर दिया जाए, ये ओनली वे तो नहीं है, मल्टीपल वेज है। जब मल्टीपल वेज पॉसिबल होते हैं किसी सोल्यूशन के, ओके, ओनली वे नहीं है, मल्टीपल वेज अवेलेबल है उस प्रॉब्लम उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, उस केस में ओनली हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही वे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वे पॉसिबल है किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, तब ओनली करेक्ट होगा। ओके, कब ओनली करेक्ट होगा, जब सिंगल वे पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर सपोज करिए एग्जांपल है कि कंट्री में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, एन अजम्पशन है फैमिली प्लानिंग, family planning is the only way to control the population within the country. Okay, so यहाँ पर population को control करने का one way है, only way है, और कोई way है क्या, किसी और तरीके से हम कर सकते हैं क्या कंट्रोल, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर only definitely true होगा, जो कि इस रूल्स के एक्सेप्शन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर only way possible है तो आपका only definitely true होगा। अदरवाइज अगर किसी प्रॉब्लम के मल्टीपल वेज अवेलेबल है और वहां पर आप ओनली कीवर्ड यूज कर रहे हो, तब जाकर के अजम्पशन वहां पर फॉल्स होगा। क्लियर? नाउ इन जनरली, तो जनरली यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फॉल्स होता है जब वो किसी अजम्पशन में यूज किया जाता है। बट इन केसेस जहाँ पर रियली जनरली का यूज किया जाता है, दैट मीन्स लेट्स सपोज आपको किसी कंपनी में HR के पोस्ट में रिक्रूट किया गया है, एंड अजम्पशन कह रहा है कि जनरली पर्सन को एक्चुअली स्टेटमेंट ऐसे कंप्लीट होगा कि स्टेटमेंट आपको गिवन है कि आपको इस कंपनी में HR के पोस्ट में रिक्रूट किया जा रहा है एंड 1 ईयर के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पे हो। आफ्टर 1 ईयर रिव्यू के बाद आपको कंफर्म किया जाएगा कि आप परमानेंट हो या नहीं हो। ओके, फिर अजम्पशन 1 लेट्स सपोज करिए कि जनरली पर्सन अपना सारा एफर्ट लगाता है प्रोबेशन पीरियड। ओके, जनरली एक पर्सन अपना सारा एफर्ट लगाता है प्रोबेशन पीरियड में। सेकेंड दिया है कंपनी जनरली पीपल्स को प्रोबेशन पीरियड में इसीलिए रखती है ताकि वो उसे जज कर सके कि वो कंपनी के लिए कितना प्रोडक्टिव है ना। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर जनरली डेफिनेटली करेक्ट है, बिकॉज कंपनी जनरली प्रोबेशन पीरियड इसीलिए रखती है कि वो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को टेस्ट कर सके। एंड जनरली ऐसा होता है कि जब हम एक प्रोबेशन पीरियड में काम करते हैं तो हम अपने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं अपने आप के को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर जनरली कीवर्ड डेफिनेटली करेक्ट होगा। सो जनरली ओनली, इनके साथ एक्सेप्शंस है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा कि भाई ओनली यहाँ पर ट्रू है तो क्यों हुआ, जनरली यहाँ पर ट्रू है तो क्यों हुआ। तो हम डायरेक्टली इस रूल में ये नहीं कह सकते हैं कि ओनली इफ जनरली डेफिनेटली या 100% फॉल्स होता है जब वो किसी अजम्पशन में इनकॉर्पोरेट किया जाता है या किसी अजम्पशन में स्टार्ट होता है इन कीवर्ड के साथ, तो वो अजम्पशन डेफिनेटली फॉल्स होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस इन कीवर्ड्स के साथ है। ओके, सो ये कुछ कीवर्ड्स है, बस आपको ध्यान रखना है। वैसे 99% ऑफ द टाइम ये कीवर्ड्स फॉल्स अजम्पशन से ही रिटर्न करते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनली ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ये ट्रू भी होता है। तो घबराइएगा नहीं कि ओनली कीवर्ड लगा है तो ट्रू कैसा हो गया, जनरली लगा है तो ट्रू कैसे हो गया। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल स्टेटमेंट। We should go for financial inclusion. We should go for financial inclusion. Assumption 1. This is the only way to ensure economic equality. Second one, this will help in strengthening the condition of the rural people. So यहाँ पर first assumption जो given है, only way to ensure economic equality, क्या और कोई possible ways नहीं है economic equality के लिए, like equal distribution of the income, equal distribution of the property और equal अपॉर्चुनिटी टू वर्क। बहुत सारे वेज है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। सो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वे नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर ओनली फॉल्स है।
ओके। नाउ सेकेंड वन बेसिकली स्ट्रेंथन कर रहा है गिवन आर्ग्यूमेंट को, ये बेसिकली सपोर्ट कर रहा है, नेगेट नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है स्टेटमेंट का, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन की हेल्प और की ज़रूरत हमें होती है, बिकॉज ये स्ट्रेंथन करेगा रूरल पीपल्स की इकोनॉमिक स्टेटस को। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट आपका डेफिनेटली फॉल्स अजम्पशन है, सेकेंड ट्रू, दैट मीन्स इम्प्लिसिट अजम्पशन है। Rule number 8. If nothing is given about future and anything is assumed, then that assumption can either be implicit or not. आपको कभी-कभी एग्जाम में 5 ऑप्शंस मिल सकते हैं। बेसिकली तो 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन से होते हैं। पहला ऑप्शन कहेगा कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। कुछ ऑप्शंस आपको कहेगा कि स्टेटमेंट सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा कि फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड ट्रू है। ऑप्शन सी कहेगा बोथ आर करेक्ट है, ऑप्शन डी कहेगा बोथ आर फॉल्स है, एंड ऑप्शन ई आपके एग्जाम में इंट्रोड्यूस हो सकता है कि मे बी फर्स्ट ट्रू और मे बी सेकंड ट्रू, बट एट ए टाइम बोथ आर नॉट ट्रू, दैट इज ईदर और का केस होता है। ईदर और का मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि ईदर और आंसर आपको 2 केसेस में टिक करना होता है। पहला केस तब आप ईदर और टिक करते हो जब वो फ्यूचर वाली बात होती है कि फ्यूचर में आप एक्स हो जाओगे, फ्यूचर में आप वाई हो जाओगे, तो फ्यूचर को हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर मोस्टली ईदर और होता है। अगर आपके एग्जाम में ईदर और का ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप आंख बंद करके उसे नीदर नॉर में टिक करिएगा, ओके, बिकॉज आप अभी से फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्टेप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो ईदर और का सिचुएशन है। एंड अगर ईदर और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली इसका आंसर नीदर नॉर होगा। सेकेंड टाइम जब हम ईदर और एज अ ऑप्शन टिक करते हैं वो केस होता है कि अगर हमारे दोनों ही कंक्लूजन, अगर हमारे दोनों ही आर्ग्यूमेंट अजम्पशंस स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अजम्पशन अगर इनकरेक्ट है बट दोनों ही अजम्पशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ही अजम्पशन इनकरेक्ट है एंड दोनों ही अजम्पशन अगर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो वो भी ईदर और का ही केस होता है। ओके, सो 2 केसेस आपको ध्यान रखने हैं कि कब हम ईदर और टिक करेंगे। पहला केस जब फ्यूचर के बारे में बात होगी एंड उसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स फ्यूचर में इवेंट एक्स भी हो सकता है और इवेंट वाई भी हो सकता है। सो हमारा आंसर होता है ऑप्शन डी, दैट इज ईदर assumption 1 is true or the assumption 2 is true। एंड सेकेंड केस जो मैंने बताया कि अगर दोनों ही assumption इनकरेक्ट है स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर दोनों ही assumption एक दूसरे को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो वो भी ईदर और का ही सिचुएशन होता है। अगर आपके एग्जाम में ईदर और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप सीधे सीधे बिना कुछ सोचे नीदर नॉर ऑप्शन पर टिक करिएगा। गॉट इट? नाउ एग्जाम्पल है statement, he is investing a lot in a particular share, he is investing a lot in a particular share। assumption 1, he may incur loss in this, he may incur loss in this, and assumption 2 है he may gain from this। तो अब हम नहीं कह सकते कि हमने अगर कहीं से लेट्स सपोज कि आपने रिलायंस के कुछ शेयर खरीदे, ओके, आपने रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर खरीदे, आपने वहां पर कुछ पैसे, अब हमारा अजम्पशन 1 कहता है कि आपको उसमें लॉस होगा, हमारा अजम्पशन 2 कहता है कि आपको उसमें प्रॉफिट होगा। तो क्या आज आप जब शेयर खरीद रहे हैं तो आपको पता है क्या उसमें लॉस होगा या फिर उसमें प्रॉफिट होगा? ये क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से ही हम कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर की चीज़ों को, तब वो आपका ईदर 1 इम्प्लिसिट होगा और सेकेंड मतलब फर्स्ट होगा, अदरवाइज सेकेंड होगा, बट डेफिनेटली दोनों एक साथ तो ट्रू नहीं हो सकता। सेम वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आप फेस करेंगे कि आप अभी इस चीज की स्टडी कर रहे हैं, आप अभी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अभी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कल लॉ स्कूल के स्टूडेंट होंगे या आप एक रेपुटेटेड लॉयर होंगे या आप एक प्रोफेसर होंगे, तो आज से ही आप इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आपका आंसर डेफिनेटली ईदर और होगा। क्लियर? नाउ रूल नंबर 9,
The purpose of any banner or advertisement is always to attract the people. Hence, it is assumed that this will attract people and people will read and follow this. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी कोई एड दे रही है, कोई बैनर लगा रही है, कोई एडवर्टीजमेंट निकाल रही है, उसका मतलब क्या है? मेन उसका एम है लोगों को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको अज्यूम करके चलना है कि कोई एड आ रहा है, कोई बैनर आ रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो उसका मेन पर्पस क्या है? लोगों को अट्रैक्ट करना। अगर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो अजम्पशन ट्रू है, अगर लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो ये भी आपका अजम्पशन डेफिनेटली करेक्ट अजम्पशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि अमेजोन में कुछ ऐड आ रहा है, ओके, कि एक फ़ोन जो है जो कि 30,000 का है, वो अभी डिस्काउंट करके 24,000 में दे रहे हैं। 30,000 के फ़ोन को डिस्काउंट करके 24,000 दे रहे हैं। एंड आपका मान लो अभी अभी रिजल्ट आया एंड आपके पेरेंट्स ने कहा है कि आपको एक फ़ोन दिलाएंगे एंड आपका बजट भी अराउंड 30,000 के आसपास था। एंड आपने ये एडवर्टीजमेंट जैसे ही देखा अमेजोन का कि भाई वो 30,000 का फ़ोन 24,000 में दे रहे हैं, वही कॉन्फ़िगरेशंस, वही स्पेसिफिकेशंस जो 30,000 में मिल रहा था, अभी वो डिस्काउंटेड प्राइस 25,000 में मिल रहा है। एंड आपका प्लान तो था ही, आपको आपके पेरेंट्स एक नया फ़ोन देने वाले हैं क्योंकि आपने 12th के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो क्या ये जो ऐड निकाला गया है अमेजोन की तरफ से, क्या आप उस ऐड को देखकर अमेजोन के वेबसाइट तक पहुंचेंगे? अमेजोन का ऐप चेक करेंगे कि भाई न्यूज़ सही है या नहीं है? तो आपने फॉलो किया, आपने रीड किया, दैट मीन्स आप अट्रैक्ट हुए। यही मेन पर्पस था उस बैनर और एडवर्टीजमेंट का। ओके, सो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अजम्पशन को रिजॉल्व करेंगे, तो अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट या बैनर है, अगर अजम्पशन उसे फॉलो करता है, उसे रीड करता है, तो फिर वो डेफिनेटली करेक्ट अजम्पशन होगा। So example है statement, be an expert of CSET in 2 weeks and advertisement। तो किसी कोचिंग सेंटर वालों ने ऐड दिया be an expert of CSET in 2 weeks। इस एडवर्टीजमेंट को देखकर जिन्हें भी CSET या सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देने हैं वो अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो assumption 1 कह रहा है student will pay attention to this, definitely student will pay attention to this। and the second assumption is student will pay no heed to this advertisement। so ये basically क्या है, रूल को contradict कर रहा है, रूल्स के अगेंस्ट है कि भाई आप उस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो, फॉलो ही नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स ये assumption डेफिनेटली एक्सप्लिसिट है। एंड implicit assumption है फर्स्ट वन, दैट स्टूडेंट विल पे अटेंशन टू दिस एडवर्टीजमेंट। ओके, now increase, rule number 10, increase in price or giving discount on any object is done with the purpose of attracting people। ये तो डेफिनेट है ना, कि डिस्काउंट क्यों देते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये मेन मोटिव होता है डिस्काउंट देने का, मेन मोटिव। ओके, आंसर कह रहे हैं एंड विद द अजम्पशन दैट पीपल विल स्टिल बाय द प्रोडक्ट इन केस ऑफ प्राइस हाइक एंड मोर प्रोडक्ट विल बी सोल्ड इन केस ऑफ डिस्काउंट। मतलब यहाँ पर ये रूल कह रहा है कि भाई अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट के पीछे जिसमें आपका मेन एम है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, अगर आप ऐसा कुछ डिस्काउंट नहीं भी देते हैं तो सेल नहीं रुकने वाला है। जो परचेसिंग करनी है, जो सेलिंग करनी है, वो उतनी क्वांटिटी में होगी ही। बट अगर डिस्काउंट अनाउंस कर दिया जाता है तो डेफिनेटली सेल्स जो है वो इंक्रीज होगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिस्काउंट अनाउंस करने पर सेल कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा। और अगर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, कोई अट्रैक्टिव ऑफर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल डाउन होगा, सेल एज इट इज कॉन्स्टेंट ही रहेगा। क्लियर? अब देखते हैं एग्जाम्पल। A TV retailer has offered 20% discount on all TV sets। तो टीवी रिटेलर ने 20% डिस्काउंट दिया है सारी वैरायटी के टीवी सेट्स पर। एंड assumption 1 कह रहा है सेल्स ऑफ टीवी सेट्स विल गोज अप।
बिकॉज डिस्काउंट दे रहा है तो सेल्स अप goes up is definitely correct assumption. And second कह रहा है sales of TV set will not raise, तो sales of TV set will not raise is definitely contradict the given rule. That means ये second वाला definitely incorrect assumption है. 11 number rule. Advice is given by a person to another one. Assume that the person or the other people will listen to it. That means अगर मैं आपको कुछ एडवाइस दे रही हूँ तो आप डेफिनेटली उस एडवाइस को सुनोगे, मानोगे, फॉलो करोगे तो वो assumption डेफिनेटली फॉलो होगा. दैट मीन्स अगर मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि स्टेटमेंट के assumption के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने से पहले आप उसके रूल्स को ध्यान से देख लीजिए, रूल्स को पढ़ लीजिए, रूल्स को समझ लीजिए एंड देन आप जाकर के स्टेटमेंट एंड assumption के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करिए. दैट मीन्स आप क्या मेरे एडवाइस को सुनेंगे या डायरेक्ट बुक उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? नहीं ना. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? रूल्स को रीड करेंगे. ऐसा आपको अज्यूम करके चलना है कि अगर मैंने आपको कोई एडवाइस दिया है तो वो एडवाइस आपने फॉलो किया है, आपने सुना है, आपने माना है, तो assumption डेफिनेटली फॉल्स होगा. और अगर आपने नहीं सुना, इग्नोर किया, क्रिटिसाइज किया तो वो डेफिनेटली फॉल्स होगा. क्लियर? एंड देन नेक्स्ट थिंग दिया है, वार्निंग इज गिवन, एनी वार्निंग इज गिवन, assume that it will be produce the desired effect. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वार्निंग गिवन है, लिखा है ना, तो उसका कोई डिजायर इफेक्ट होगा. दैट मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे ट्रेन पे लिखा रहता है ना, पुलिंग चेन के पास कि इम्प्रॉपर यूसेज पे 2500 पेनाल्टी है, तो इसे इम्प्रॉपर यूज मत करिए, इमरजेंसी के केस पे ही इसे चेन को पुल करिए. तो अगर वो वार्निंग यहाँ पर ना लिखा हो चेन के पास तो इसका कोई वैल्यू है क्या चेन लगाने का? नहीं है. तो आपने ट्रेन कंपार्टमेंट में एक इमरजेंसी पुलिंग चेन लगाया एंड फिर वहां पर आपने वार्निंग लिख दिया है तो उसका डिजायर इफेक्ट होगा कि पर्सन जनरली उसे यूज नहीं करेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में ही वो चेन पुल किया जाएगा. तो ये बेसिकली वार्निंग हुआ. एंड जब भी कोई वार्निंग इशू होता है तो ध्यान रखना है असम्पशन में कि उसका डिजायर इफेक्ट्स आता है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स आता है. ओके, नाउ अ पनिशमेंट में follow warning only if there is a no effect of those warning. अब आपको ये भी ध्यान रखना है assumptions के क्वेश्चन में कि अगर कोई रिपीटेटिव वार्निंग दे रहा है एंड उस रिपीटेटिव वार्निंग से भी अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तब वो पनिश करने की अथॉरिटी उस पर्सन को है जो बार बार रिपीटेटेड वार्निंग किसी को दे रहा है. तो यहाँ पर इस रूल में बेसिकली 3 चीजें डिस्कस किए हैं. पहली चीज, अगर कोई पर्सन ए किसी पर्सन बी को कुछ एडवाइस देता है एंड अजम्पशन में वो पर्सन बी उस पर्सन ए की एडवाइस को मानता है, फॉलो करता है, तो वो अजम्पशन डेफिनेटली करेक्ट होगा. अगर वो उस अजम्पशन उस एडवाइस को नहीं फॉलो करता है, क्रिटिसाइज करता है, इग्नोर करता है, तो वो अजम्पशन डेफिनेटली एक एक्सप्लिसिट अजम्पशन होगा. दूसरी चीज हमने यहाँ पर जो डिस्कस की है कि अगर कोई वार्निंग कहीं पर गिवन है या कहीं पर इशू की गई है तो डेफिनेटली उस वार्निंग को लोग फॉलो करेंगे एंड उस वार्निंग के लगने के बाद उसका कोई डिजायर आउटकम डेफिनेटली आएगा. तो अजम्पशन में अगर आउटकम आ रहा है और उस वार्निंग को केयरफुली फॉलो किया जा रहा है तब वो अजम्पशन इम्प्लिसिट होगा, अदरवाइज वो अजम्पशन डेफिनेटली फॉल्स होगा. थर्ड थिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो है पनिशमेंट आप डायरेक्टली किसी को भी नहीं दे सकते. आप पनिशमेंट देने के लिए ऑथराइज तब होगे जब आपने किसी को रिपीटेटिव वार्निंग दिया है एंड उस वार्निंग का कोई भी आउटकम, कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, तब जाकर आप ऑथराइज्ड होंगे उस पर्सन को पनिश करने के लिए. ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. स्टेटमेंट है, आई विल पनिश यू if I again see you talking in the class. This is the last warning. A teacher to a student. So, इस
स्टेटमेंट के अंदर टीचर ने स्टूडेंट को पनिश करने की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये लास्ट वार्निंग है। ओके, दैट मीन्स उन्होंने पहले भी मल्टीपल टाइम्स स्टूडेंट को वार्निंग दिया है, बट स्टूडेंट अभी भी उस वार्निंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या उसका डिजायर आउटकम नहीं आ रहा है, वार्निंग जो मल्टीपल टाइम टीचर ने स्टूडेंट को दिया है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है कि वार्निंग का डिजायर आउटकम नहीं आ रहा है, तभी आप ऑथोराइज्ड हो पनिश करने के लिए स्टूडेंट को। तो यही स्टेटमेंट दे रहा है, आई विल पनिश यू इफ आई अगेन सी यू टॉकिंग इन द क्लास, दिस इज लास्ट वार्निंग, अ टीचर टू अ स्टूडेंट। अब देखते हैं assumption. The teacher has the authority to punish them. Yes, definitely, because she issue multiple warnings. Okay. Second one दिया है, a punishment must always follow some warning. Yes, always follow some warning. So punishment हम directly नहीं दे सकते, warning देंगे। warning अगर आउटकम नहीं दे रहा है तब हम पनिश करने के लिए ऑथोराइज्ड होंगे। डायरेक्ट पनिश कर रहे हो तो वो assumption false होगा। है, सो दोनों ही assumption यहाँ पर implicit। Rule number 12. If any target, meeting or function is fixed by a group or a board or a dignitaries, then it is assumed that the target will be met in future and the organization will be functioning till the scheduled time in the future. That means अगर कोई मीटिंग है, कोई टारगेट है, कोई फंक्शन है जिसे ग्रुप ने, सब ने मिलकर के फिक्स किया है कि इसका नेक्स्ट स्टेप इस टाइम पर होगा या फ्यूचर में इस डेट पे होगा, तो ये ध्यान रखना है जब भी आप अज्यूम करोगे असम्पशंस को, ओके, कि वो मीटिंग, वो टारगेट, वो फंक्शन जिस डेट पर या जिस टाइम पे फ्यूचर में शेड्यूल हुआ है और वो उस फ्यूचर टाइम पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहा है, इवेल्युएट हो रहा है एंड परफॉर्म हो रहा है, तो वो अजम्पशन डेफिनेटली इम्प्लिसिट होगा। अदरवाइज अगर कोई भी एक्सक्यूज आता है कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एक्स रीजन है एंड सो रीजन है जिसकी वजह से इसे हम पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, सो एनी एक्सक्यूज जो कि फ्यूचर से रिलेटेड चीजों जो ऑलरेडी फिक्स्ड है उस पर आता है, तो वो डेफिनेटली एक एक्सप्लिसिट अजम्पशन होगा। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि भाई जो भी टारगेट, मीटिंग, फंक्शन है वो फ्यूचर में अगर डिसाइड हुआ है तो वो फ्यूचर में परफॉर्म होगा। डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो वो डेफिनेटली एक इनकरेक्ट अजम्पशन होगा। क्लियर? सो जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको एक कार्ड दिया और मैंने कहा मेरे भाई की शादी नेक्स्ट मंथ 10 जुलाई 2020 को है, दैट मीन्स मेरे ब्रदर की शादी उसी दिन है, पोस्टपोन हो गया, एक्सटेंड हो गया, XYZ रीजन है, तो डेफिनेटली वो एक इनकरेक्ट अजम्पशन होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेटमेंट, the next meeting of the board of directors will be held after 6 months. The next meeting of board of directors will be held after 6 months. Assumption 1, the company will remain in function after the 6 months. And second assumption is the board of directors will be dissolved in future. तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कोई भी चीजें डिसॉल्व होती है, रुक जाती है, प्रीपोन्ड होती है, पोस्टपोन्ड होती है, वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। दैट मीन्स सेकेंड अजम्पशन एक एक्सप्लिसिट अजम्पशन है, जबकि फर्स्ट अजम्पशन हमारा इम्प्लिसिट अजम्पशन है कि कंपनी 6 मंथ बाद भी एग्जिस्टेंस में रहेगी। ओके, सो ये था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का 12th रूल। एंड अगर अब हम बात करें नेक्स्ट लास्ट रूल की, दैट इज रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 है, if any assumption showing the word like suggestion, order, request that always be implicit or true, ठीक है, रीस्टेटमेंट इज नेवर इम्प्लिसिट, दैट मीन्स उसका रिवर्स अगर हम बात करें तो वो कभी भी ट्रू नहीं होता है। तो अगर मैंने आपको कोई सजेशन दिया है, कोई ऑर्डर दिया है, कोई रिक्वेस्ट किया है और आप उसे फुलफिल कर रहे हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, लेकिन उसका रिवर्स कभी भी ट्रू नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे स्टेटमेंट है, इफ यू वांट टू स्टडी अकाउंट ज्वाइन इंस्टीट्यूट वाई, ए एडवाइज टू बी। सो ए ने बी को एडवाइस किया है कि अगर आपको अकाउंट पढ़ना है तो आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, वाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। ओके, assumption 1 कहता है इंस्टीट्यूट वाई प्रोवाइड गुड अकाउंट एजुकेशन, एंड assumption 2 कहता है बी लिसन टू एज एडवाइस। दैट मीन्स यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि वाई इंस्टीट्यूशन कैसा है, क्या है। सो यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे जो वाई से रिलेटेड हो, बिकॉज स्टेटमेंट में कुछ भी वाई से रिलेटेड मेंशन नहीं है। सो इंस्टीट्यूट वाई प्रोवाइड गुड अकाउंट एजुकेशन इज नॉट करेक्ट, or it is an explicit statement. Okay, assumption. And second one, B listen to A is directly implicit assumption because A ने B को advise किया है तभी B ने A को सुना है. So second is correct. Now next example given है, the college administration has instructed all the students to stop using cell phones within the college premise. तो ये एक बेसिकली ऑर्डर है जो कॉलेज अथॉरिटी ने स्टूडेंट्स को दिया है। स्टूडेंट फॉलो करेंगे तो ट्रू, नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फॉल्स होगा, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन ऑर्डर है जो कि लोअर अथॉरिटी को हायर अथॉरिटी की तरफ से मिला है। सो assumption 1 कह रहा है द स्टूडेंट मे स्टॉप यूजिंग सेल फोन इन द कॉलेज प्रेमाइस, एंड सेकेंड assumption है द स्टूडेंट मे कंटिन्यू टू यूज सेल फोन्स इन द कॉलेज प्रेमाइस। सो सेकेंड जो है अथॉरिटी के अगेंस्ट में जा रहा है, स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स और एक्सप्लिसिट असम्पशन है। जबकि इम्प्लिसिट असम्पशन कौन सा है, फर्स्ट की स्टूडेंट ने बंद कर दिया सेल फोन यूज करना कॉलेज प्रेमाइसेस में, बिकॉज कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इंस्ट्रक्ट किया है, ये ऑर्डर दिया है कि प्रेमाइसेस के अंदर आप सेल फोन यूज नहीं करें। तो बस इस रूल में आपको यही ध्यान रखना है कि सजेशन अगर मिला है, फॉलो हो रहा है तो ट्रू, नहीं हो रहा है तो फॉल्स। ऑर्डर मिला है, फॉलो हो रहा है तो ट्रू, नहीं हो रहा है तो फॉल्स। रिक्वेस्ट किया है, एक्सेप्ट हुआ है तो ट्रू, रिजेक्ट हुआ है तो फॉल्स। ये सब आपको यहाँ पर बेसिकली रूल्स को ध्यान रखना है।